नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सभी जो 3 लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सभी को हमने एक साथ एक जगह कंपाइल किया हुआ है। जनरली बुक में क्या होता है कि एक जगह नहीं दिया होता है, इधर उधर करके दिया होता है, तो उसको हमने एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ये कहता है कि इफ़ अ बॉडी ए, जैसे कि 3 बॉडी ले लें ए बी सी, तो कहता है कि अगर कोई बॉडी ए जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, और कोई बॉडी बी जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो जो बॉडी ए और सी हैं वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेम्परेचर इक्वल हो, मतलब ए और बी का टेम्परेचर इक्वल है और बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का टेम्परेचर सी के इक्वल होगा, मीन्स ए और सी भी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ की ओर। फर्स्ट लॉ तो जनरल सबको पता होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, although it can only be converted from one form to another form। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी जो होता है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि उतने नाम भी नहीं पता होंगे। जैसे साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम देख लें तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्क इफेक्ट्स एग्जैक्टली इक्वल्स द समेशन ऑफ ऑल द हीट इफेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हम वर्क करेंगे उन सब का अलजेब्रिक सम कर लें, वो टोटल बराबर होगा जितना उसमें से हीट इफेक्ट उससे दिखेगा। इसका मतलब टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल का टोटल हीट इफेक्ट के रूप में हमें दिखेगा। कहीं भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वर्क से हीट से वर्क में। यह यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ क्या कहता है? देखो, फर्स्ट लॉ क्या है, ये सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी या तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको केवल हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बट इसने कहीं नहीं बताया कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। उसीलिए सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये डायरेक्शन बताता है हीट फ्लो का, हीट का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। और हीट ट्रांसफ़र जो होता है, जितना भी हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, वो सब किसके अकॉर्डिंग काम करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इसका एक ये भी कह सकते हैं कि 0 केल्विन पे लॉ काम नहीं करता। 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, जिस पे कि किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। कहता है कि यदि कोई बॉडी लोअर टेम्परेचर पे है और हमको उसको हायर टेम्परेचर पे ले जाना है, तो वो इम्पॉसिबल है, नहीं जा सकता। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना करें। एक्सटर्नल वर्क डन हम कर सकते हैं, उसको हीट दे के, उसका टेम्परेचर बढ़ा के, उसको एनर्जी दे के, कैसे भी उसका टेम्परेचर हम बढ़ा के एक्सटर्नल वर्क डन हमें करना ही करना पड़ेगा, तभी वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर जाएगा। बिना एक्सटर्नल वर्क डन के पॉसिबल ही नहीं है कि हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इतना समझ में आ गया। हालांकि जीरोथ लॉ मैंने पहले लिखा है, लेकिन जीरोथ लॉ बाद में आया था, इसलिए उसको जीरोथ लॉ नाम दिया गया है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ के कुछ और आगे बातें हैं, उसको भी देख लेते हैं। पहला है
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक ने दिया था। ये कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन दैट ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली will produce no effect other than the transfer of heat from a single thermal reservoir at a uniform temperature and the performance of an equal amount of work। ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, मतलब कोई भी ऐसा हम इंजन नहीं बना सकते जो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट हो बिना किसी इफ़ेक्ट के। उसको हम जितना भी हीट दें वो टोटल का टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी ऐसा इंजन हम बना ही नहीं सकते कि जिसको जितना एनर्जी दें वो टोटल का टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब कि जितना हम उसको हीट देंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। जब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, एक लेवल पे आ जाएगी, उसके बाद फिर वो वर्क करने में लगाएगा। इसका मतलब टोटल जितने एनर्जी देंगे टोटल वर्क में नहीं कन्वर्ट करेगा, कुछ न कुछ रिलीज़ करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा। ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। इसमें एक दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हीट इंजन की बात की थी और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्टीन्यूसली इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कॉन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आता है क्लासियस का। ये क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट पम्प। ये हीट पंप की बात करते हैं। ऑपरेटिंग कॉन्टीन्यूसली विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी। ये कहते हैं कि कोई भी हीट पंप बनाना असंभव है जो कॉन्टीन्यूसली ऑपरेट हो और जो हीट का ट्रांसफ़र लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे करे बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी दिए हम हीट पंप बना ही नहीं सकते जो कि कॉन्टीन्यूसली ऑपरेट हो, जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर एनर्जी को पुश कर सके। ये था क्लासियस स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट में अंतर समझ में आया। एक हीट इंजन की बात करता है, वो कहता है कि किसी भी इंजन को हम जब हीट देंगे तो टोटल का टोटल वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकता है। ये केल्विन प्लैंक कहते हैं। क्लासियस कहते हैं कि किसी भी हीट पंप के लिए इम्पॉसिबल है कंटिन्यूअली ऑपरेट करना कि वो लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट को टेम्परेचर मतलब एनर्जी को भेजे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के। ये क्लासियस कहते हैं। इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है। अब आते हैं थर्ड लॉ की ओर। बहुत कम ही लोग जानते होंगे थर्ड लॉ के बारे में, लेकिन देख लेते हैं। ये एंट्रोपी के बारे में बात करता है। एंट्रोपी बेसिकली है मेजर करता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस के। कोई भी चीज़ कितना रेंडम है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिस्टम, कितना उसमें रेंडमनेस है वो उसका एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा होगा। रेंडमनेस मतलब तितर बितर इधर उधर, मतलब एक सीरियल में ना हो, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ना हो, एट रैंडम हो। जितना ही उसमें रेंडमनेस ज़्यादा होगा उसकी एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो कहता है कि द एंट्रोपी इज़ ज़ीरो फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट अ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन पे किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 होता है। ये थर्ड लॉ कहता है। समझ में आया? ये कहता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होती है। ये था थर्ड लॉ। तो हमने इसमें पढ़ा 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है या कोई अदर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें खुशी होगी बताते हुए। थैंक यू वेरी मच।